नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू में जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि सीमा पार से जीरो घुसपैठ सुनिश्चित करने और आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत किया जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म को रोकने के लिए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अपना शिकंजा और मजबूत करना चाहिए। और इस बैठक के दौरान जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। और वहीं केंद्रीय मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर के हालातों में लगातार सुधार हो रहा है और विशेषकर सुरक्षा नीति और सुरक्षा स्थिति में तो महत्वपूर्ण सुधार हुए। और मसलन साल 2018 में 417 आतंकी घटनाएं हुई, जो कम होकर 2021 में 229 होने और वहीं 2018 में शहीद हुए सुरक्षा बलों के जवानों की संख्या 91 से घटकर 2021 में 42 होने की सराहना भी की। और उन्होंने कहा कि ये प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि इस तरह की घटनाओं में लगातार कमी आ रही और हालात पहले के मुकाबले लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। और शाह ने आतंकवादियों के खिलाफ सक्रिय अभियानों और उन्हें सुरक्षित पनाहगाह या वित्तीय सहायता से वंचित करने पर भी जोर दिया। और उन्होंने सुरक्षा बलों और पुलिस को प्रभावी आतंकवाद विरोधी अभियानों और जेल से आतंकवादियों की निगरानी गतिविधियों के लिए वास्तविक समय आधारित समन्वय रियल टाइम कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। और वहीं अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शांतिपूर्ण और समृद्ध जम्मू कश्मीर के सपने को साकार करने के लिए सीमा पार से जीरो घुसपैठ सुनिश्चित करने और आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत किया जाना चाहिए। वहीं गृह मंत्री ने नार्को आतंकवाद को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को और मजबूत करने के भी आदेश दिए। और ध्यान रहे कि जम्मू कश्मीर में सीमा पार से लगातार कभी आतंकवादियों के जरिए तो कभी ड्रोन के जरिए तो कभी सीमा पार से बनाई गई नकली सुरंगों के जरिए भारत में मादक पदार्थों के खेप भेजी जा रही, जो अधिकांश पकड़ी भी जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को ताज़ा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में देश की रैंकिंग को लेकर केंद्र पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही नफरत और गुस्से के चार्ट में भी शीर्ष पर पहुंच जाएगा। और ट्विटर पर राहुल गांधी ने रिपोर्ट साझा की और कहा कि हंगर रैंक 10 और फ्रीडम रैंक 119 और हैप्पीनेस रैंक 136, लेकिन हम जल्द ही नफरत और क्रोध चार्ट में शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। और वहीं यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट दुनिया के करीब 150 देशों को कल्याण की भावना, प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन प्रणाली और जीवन प्रत्याशा, उदारता, जीवन विकल्प और धारणा बनाने की स्वतंत्रता जैसे कई कारकों के आधार पर तैयार की गई है। और इस साल की रिपोर्ट में फिनलैंड लिस्ट में सबसे ऊपर है और टॉप 10 लिस्ट में शामिल अन्य देशों में डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, स्वीडन, नॉर्वे, इजराइल और न्यूजीलैंड से 10वें स्थान में शामिल हैं। और वहीं भारत ने इस साल थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 3 पायदान ऊपर 136वें स्थान पर पहुंच गया। और पिछले साल इस सूची में भारत 139वें स्थान पर था और रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका 16वें स्थान पर और यूनाइटेड किंगडम 17वें स्थान पर और फ्रांस 20वें स्थान पर रहा है। और वहीं आपको बता दें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रैंकिंग थी उसमें भारत का 136वां स्थान आया। और इसी को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि क्रोध और नफरत के स्थान पर भी अब भारत सबसे ऊंचे पायदान पर होगा। और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को ताज़ा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में देश की रैंकिंग को लेकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही नफरत और गुस्से के चार्ट में भी शीर्ष पर पहुंच जाएगा। और ट्विटर पर राहुल गांधी ने रिपोर्ट भी साझा की और कहा कि हंगर रैंक
में 10 और वहीं कई स्थानों पर फ्रीडम रैंक में 119 और हैप्पीनेस रैंक में 136। लेकिन हम जल्द ही नफरत और क्रोध चार्ट में शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। और यूनाइटेड नेशन इस्तांबुल के नेटवर्क द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट दुनिया के 150 देशों की कल्याण की भावना, सामाजिक समर्थन प्रणाली, जीवन प्रत्याशा, उदारता, जीवन विकल्प और धारणा बनाने की स्वतंत्रता जैसे कई कारकों के आधार पर तैयार की गई है। और इस साल की रिपोर्ट में फिनलैंड लिस्ट में सबसे ऊपर है। और जो विशेष 10 लिस्ट में शामिल अन्य देशों में डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, स्वीडन, नॉर्वे और इजराइल और न्यूजीलैंड 10वें स्थान में शामिल है। और भारत ने इस साल थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 3 पायदानों पर 136वें स्थान पर पहुंच गया। और पिछले साल इस सूची में भारत 139वें स्थान पर था। और वहीं रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका 16वें स्थान पर है और वहीं यूनाइटेड किंगडम 70वें स्थान पर है। और वहीं फ्रांस की बात की जाए तो वो 20वें स्थान पर है। और वहीं यूक्रेन से 22,000 भारतीयों को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहा है। और वहीं आपको बता दें कि अहम भूमिका निभाने वाले कीव में भारतीय राजदूत और पार्थ सतपथी शनिवार को भारत लौट आए हैं। और वहीं युद्ध शुरू होने के बाद से ये पहली बार है कि वो दिल्ली लौटे। और दिल्ली आने पर सतपथी ने कहा कि उन्हें इस बात को संतोष है कि सभी छात्र और उनके अभिभावक वॉर जोन से सुरक्षित निकाल आए। और वहीं यूक्रेन में भारत के राजदूत पार्थ सतपथी अमीरात की फ्लाइट से दोपहर करीब 2:30 बजे दिल्ली लौटे। और युद्ध की आग राजधानी कीव पहुंचने के चलते कुछ दिन पहले ही दूतावास को अस्थायी तौर से पोलैंड स्थानांतरण कर दिया गया। और दिल्ली लौटने पर सतपथी ने बताया कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए दूतावास को पोलैंड शिफ्ट किया गया है। और आगे किस तरह की परिस्थितियां होंगी और वहीं आपको बताते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां बनती है, उसी हिसाब से वापस दूतावास को कीव ले जाने पर निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह को बड़े इवेंट के तौर पर बनाने की तैयारी कर रही है। और शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने का खाका भी तैयार कर लिया गया। और इसको लेकर देहरादून स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश महामंत्री अजय कुमार ने बैठक की, जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। और जिस तरह राज्य में दशकों से चले आ रहा मिथक तोड़कर दोबारा भारी बहुमत से सत्ता में वापसी की, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और इस वजह से बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह को भी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में। और इस बार का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन की बजाय देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाला। और इस कार्यक्रम के जरिए जनता के जुड़ाव की रूपरेखा भी बनेगी। और इस कार्यक्रम के जरिए पार्टी जनता के बीच आमजन को और आमजन की सरकार का संदेश देने की कोशिश कर रही। और खुद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार ने वर्चुअल माध्यम से बैठक लेकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए वर्चुअल माध्यम से दिशा निर्देश भी दिए थे। और उसी के अनुरूप बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक आयोजित की गई थी। और प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता समेत खुद पीएम मोदी के भी आने की संभावना है। और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई। और आने वाले 21 मार्च को केंद्र से पर्यवेक्षक के रूप में राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे। और विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शाम 4 बजे 50 से अधिक मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, जो 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, उन्होंने कल देर शाम गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। और वहीं बताया जा रहा है कि दोनों के बीच ये मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक चली। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण दिया। और वहीं शपथ से पहले दोनों की इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। और मिली जानकारी के मुताबिक योगी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में करीब 50,000 से अधिक लोग भी उपस्थित होंगे, जिनको पिछली सरकार में सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। और वहीं आपको बता दें कि
ये भी बताया जा रहा है कि इस शपथ समारोह के लिए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को भी आमंत्रित किया जाएगा और इसके अलावा मायावती, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। और वहीं शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई और विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। और वहीं देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज भी गिरावट दर्ज की गई है और देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1761 नए केस सामने आए और वहीं 127 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। और वहीं कल कोरोना के 2075 केस दर्ज किए गए थे और वहीं 71 लोगों की मौत हुई थी। और देश में अब तक कोरोना के 4,30,07,841 मामले सामने आ चुके हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 3,196 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 26,240 हो गई। और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,16,479 हो गई। और आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,24,65,122 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। और वहीं बात की जाए टीकाकरण की, तो टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 181 करोड़ से ज़्यादा खुराक दी जा चुकी है और कल भी 15,34,444 डोज दी गई। और वहीं औरैया जिले में दबंगों की दबंगई और पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। और वहीं आपको बता दें कि जिसके चलते युवक पर दबंगों ने लाइसेंसी बंदूक से फायर किया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि पैसों के विवाद के चलते दबंगों ने एक युवक पर फायर कर दिया और वहीं पीड़ित युवक ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। और वहीं पीड़ित युवक शीलू तिवारी राकेश बाथम नाम के दबंग की पिकअप गाड़ी चलाता था, जिसके पैसे मांगने पर दबंग ने युवक के ऊपर फायर कर दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी है कि चुनाव के चलते जमा किए हुए असले अभी तक वापस होना शुरू नहीं हुए, तो दबंग के पास लाइसेंसी असले कैसे आए। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर दबंग को गिरफ्तार कर लिया है और मामला पूरी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इस कश्यप जो है हजारा गांव की, तो हम उनकी 4 महीने से पिकअप चला रहे हैं। तब तो यार टाइम मैंने पैसे कल मांगे थे कि मुझे कुछ पैसे दे दो, हम तो यार कर लें। उन्होंने मना कर दिया। आज गाड़ी के लिए आए, गाड़ी ले चल, मैंने कहा हम नहीं लेंगे, हम नहीं जा पाए, आप पैसा नहीं दो। इतने में राकेश के जो लड़का है पिंटू और संजू अंजू, इन्होंने जाके पकड़ लिया, सारे बुलाया चलो जोड़ा भाई। तो इन्होंने धक्का मुक्की करके जो मतलब मारपीट मतलब खैंचे लगे घर के लिए। तो मैं ज़मीन में गई घेर, जिनका लड़का पिंटू और जो बड़ा लड़का संजू है उसके हाथ में राइफल थी, उसने फायर की। मैं नीचे ज़मीन में गया घेर तालाब के किनारे अपने दरवाजे पे। वो एटा जिला में उनके नाम है, इसलिए नहीं यहाँ कोई जानकारी उनके नाम आई। वो राइफल उनके एटा जिला में है क्योंकि ये सर्विस करते थे, रिटायर हुए, एटा के नाम है। तो यहाँ एरवा कटराम कहीं। और वहीं खबर अब यूपी के बहराइच से है, जहां पर बहराइच के महादेवा ताला में एक युवक का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। और वहीं सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं परिजनों का कहना है कि होलिका दहन की देर रात कुछ लोगों से डीजे पर नाचने को लेकर विवाद हो गया था और इस विवाद में विपक्षों द्वारा उसे देख लेने की धमकी भी दी गई थी। और जब लड़का सुबह होली खेलने निकला तब से वो लापता हो गया। और वहीं परिजनों ने युवक की तलाश शुरू की और बावजूद जो वक्त नहीं मिला, महादेव ताला में उतरा हुआ बरामद हुआ है। और वहीं परिजनों का कहना है कि प्रशासन कार्रवाई में शिथिलता बरत रही है और जिसको लेकर उर्ग परिजनों ने बहराइच के दिव्या चौराहा जाम कर दिया और शव को सड़क पर रखकर परिजनों ने जमकर प्रदर्शन भी किया और कार्रवाई की मांग के देखते मामला बढ़ गया। इसके बाद मौके पर पुलिस फोर्स तैनात की गई और थोड़ी ही देर में वहां सिटी मजिस्ट्रेट और वहीं पुलिस अधीक्षक नगर पहुंचे और मामले को शांत करवाया गया। और एक अनुपम पांडे थे, शनि राव थे और रंगूलाल थे, अमित, ये 5-6 लड़कों, अब तुरंत सबका नाम याद नहीं है, 4-5 इतने 7-8 लड़के थे लगभग। ये सारे एकदम बाजे में घुस के नाचने लगे डीजे में। जब ये लोग नाचते नाचते इन लोगों के हाथ पैर लगा एक दूसरे को, तो ये लोग उसी में एक दूसरे को मारने लगे पकड़ के। जब मारे तो सर हमने उनसे इतना बीच बराव किया, छोड़ा गया उसको कि छोड़ दो भैया, सबसे हो जाता है, तुम लोग अपने बाजे में नाचो, यहाँ नहीं नाचने आओ, अब क्या नहीं लगा तो मत नाचो। ये लोग नहीं माने सर। बस उसके बाद में हम लोग अज्जू के पास गए। अज्जू ने कहा FIR दर्ज करा दीजिए।
एफआईआर दर्ज कराने के बाद सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने 112 को कॉल किया, अज्जू को फोन लगाया, अज्जू ने फोन स्विच ऑफ कर दिया, जो हमारे यहाँ सभासद हैं सर। ये 5 लोगों से लड़ाई हुई किसकी थी? ये 5 लोगों की लड़ाई हुई थी, सूरज नाम के लड़के। बॉडी पानी में मिली, उसका पीएम कराया गया। उसके परिजनों का मांग था कि उनको आर्थिक सहायता और नौकरी के संबंध में उनको आश्वासन दिया गया है कि उनको माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से उनको आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी और उनके परिवार के सदस्यों की जहाँ तक नौकरी की बात है उसके लिए हम लोग यहाँ से रिकमेंड करेंगे। इस आश्वासन पे लोग माने कितने लोगों को उठाया गया अब तक? उन्होंने संदिग्धों के नाम बताए हैं, तो 4-5 लोगों को जो है उठाया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है। बॉडी पानी में मिली। और वहीं ब्रिज में आपने रंगों की होली, लठमार होली, कपड़ा फाड़ होली, कीचड़ होली मनाते सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक जगह ऐसी भी है जहां एक दूसरे को गुलाल लगाकर जूता चप्पल मार होली भी खेली जाती। सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। और वहीं आपको बता दें कि जूता मार और चप्पल मार होली खेली जाती है। और वहीं आपको बता दें, लेकिन ब्रज की इस अनोखी होली का एक अपना ही अलग अंदाज है। और खोटेल पट्टी के गांव बजगांवों के लोग अपने से कम उम्र के लोगों को गुलाल लगाकर एक दूसरे के सिर पर जूता चप्पल मारकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। और गोवर्धन तहसील के गाँव बजगांव में विगत सैकड़ों वर्षों से जूता चप्पल मारकर होली मनाने का परंपरा है। और वहीं किसी को जूता चप्पल मारकर होली की शुभकामनाएं देते हैं और उसके बाद बुजुर्ग होली, ब्रिज गीत, रसिया समेत अन्य प्रकार की गीतों के सहारे भजन कीर्तन भी करते हैं। और इस प्रकार ब्रिज में बजगांव में होली की अद्भुत परंपरा है। और अभी तक आपने फूल की होली, लठमार होली या फिर अलग अलग अंदाज में मनाई जाने वाली होली देखी या सुनी होगी, लेकिन ये अनोखी होली के बारे में है। और ऐसी होली आपने देश तो क्या पूरी दुनिया में नहीं देखी होगी। और गोवर्धन के गाँव बजगांव में जहाँ जूते चप्पल मारकर होली खेली जाती है और वहीं शांतिपूर्ण तरीके से पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। और गांव के सभी लोगों को बुलाया जाता है और उम्र के बराबर के लोगों द्वारा एक दूसरे को गुलाल लगाकर जूते चप्पल मारकर उनका स्वागत भी किया जाता है। और सिद्धार्थनगर की बूढ़ी राप्ती नदी में होली के बाद वहां पर आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर के बूढ़ी राप्ती नदी में होली के बाद नहाने गई जीजा के साथ 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। और वहीं जोगिया के रहने वाले अवधेश पांडे के घर उनकी भांजी और बेटी अपनी जीजा के साथ नदी में नहाने गई थी और अचानक पैर फिसलने से दोनों डूबने लगे और जीजा उन्हें बचाने लगे। और जीजा को डूबते देख बाहर के लोगों ने उन्हें बचा लिया, लेकिन वही दोनों सालियां डूब गई। और वहीं जिला अस्पताल लाने तक डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और वहीं पुलिस सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया गया और जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और वहीं एसएचओ जोगिया दिनेश कुमार सरोज ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नाम है इनका? एरिया उम्र होगा 17 साल। दूसरी बच्ची के पिता साले की है, आप साले की? हमारे साले की है। क्या हुआ था? मामला क्या है पूरा? अब मामला सर कल होली खेलने के बाद नहाने गई होली, तो वहाँ दोनों डूब गई कहाँ नहाने गई थी? नदी में। कौन सी नदी है? बूढ़ी राप्ती। ये कहाँ पड़ता है? ये आपके हरैया के बगल में जो है, हरैया का थाना कौन सा है? जोगिया उदयपुर। तो क्या कैसे जानकारी हुई कि बच्ची डूब गई है? हमारे दामाद जी सर वहाँ थे, मतलब वो लोग साथ में गए थे। जब ये लोग डूब गई तो ये भी डूब रहे थे, मैंने लोग वहाँ थे भैंसवारे में, उनको बचा लिए जी। तो मौके भी मौत हो गई थी? नहीं सर, 2 घंटा ढूंढे, उसके बाद डाल दिए पानी में डूब कर। और वहीं अब खबर यूपी के सीतापुर से, जहां पर सीतापुर के थाना पिसवाहा में दबंग ने दवा ले जाने वाले राहगीर को रोककर जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर विशेष समुदाय के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि हम अपनी दवा लेने को कुतुब नगर मोटरसाइकिल से जा रहे थे और उसी समय मन्नू सिंह के बेटे ने रास्ते में रोककर गाली गलौज करने लगा, जिसका विरोध किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि दाढ़ी पकड़कर लात घूंसों से पीटने लगा और किसी तरह गांव वालों की मदद से जान बचाकर वहां से निकले। और वहीं पूरे घटनाक्रम की सूचना थाने पर दी गई और अब देखना यह है कि मामले को लेकर दबंग पर क्या कार्रवाई होती है।
आ रहे थे ऑटो में, बोलता सरदारों को जाने नहीं देगा, भगाऊंगा जहाँ से। वहाँ से प्रधान के सामने की बात हुई तो बोलता उतर जाओ यहाँ से, तुमको जाने नहीं दूंगा। बाद में चला गया, गाली गलौज किया तो प्रधान बोल मैं इसको जाके चौकी देर वोट देगा। रिपोर्ट देने गया तो बड़ा भाई बोलता यार पोल खा ले, तो बोलता कोई नहीं, आज दारू पिया, कल को बात करें। फिर आ रहे तो रोक के इसको इसके गले पड़ा और इसकी दाढ़ी भी नोचा, थप्पड़ भी मारा, लाठी भी चला। अच्छा, ये घटना हुई कल। अच्छा, इसकी सूचना दी है पुलिस को? हाँ, कल सूचना दी है पुलिस को। अच्छा, क्या बताया पुलिस ने? वो बताया था उसका नाम मन्नू सिंह है, उसके बाप का नाम है राम रतन सिंह। अच्छा, रहने वाला कहाँ के वो? रहने वाला हुसैनपुर का। अच्छा अच्छा, पुलिस ने क्या बताया? उसने बोला कोई नहीं, हम शाम को उसको पकड़े, कोई बात नहीं हुई, कोई हम ऐसे। एप्लीकेशन कब दिए थे? आज दिए थे? कल दिया था। अच्छा, तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।